हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं आपके पास में वन शॉट लेके आए हैं साइंस की क्लास का, 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम जितने भी शॉर्टकट में मैं पढ़ा सकूंगी, कोशिश करूंगी कि कम टाइम में आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाए उसकी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ठीक है, आपको पता होगा जो करंट है हमारा, जो बिजली वाला जो भी काम है वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मेन जो चीज चलती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो आती है आपकी करंट एंड Q बाय T, ये रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी, बट वो टर्म्स जरूर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, हमारे पास में जो करंट का जो डेफिनेशन रहता है, अगर मैं करंट की बात करूं तो वो आ जाता है बच्चों टोटल चार्जेस बाय टाइम। ठीक है, ये आपके पास में एज ए क्वांटाइजेशन चार्ज भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन चार्ज हमारा किसके इक्वल रहता है बच्चों, प्लस माइनस एन ई के। बात समझ में आ गई, वेयर Q इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है, प्लस माइनस एन ई के। ठीक है, एन जो है यहाँ पे वो है हमारे पास में नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे जो E है वो क्या है बच्चों, आपके चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज कितना है, जो कि जिसकी वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कि एक E की, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आपने अच्छे से ये पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल आपका करंट रहता है, ठीक है, ये आ गया Q बाय T, और Q का जो रहता है इक्वल N एंड बाय T। ठीक है, N आपका आ गया कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ गया। E जो आया वो आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए हमारे पास में कई बार आता है, जैसे इसकी मैं बात करूं Q इज इक्वल टू एन ई की, कई बार हमको क्या दे रखे होते हैं कि जैसे एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने चार्जेस बनेंगे, कितने कूलम्स आएंगे। ठीक, जैसे कि अगर मुझे बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालिए कि व्हेन n इज इक्वल टू 2 है, तो देखिए कि आपका टोटल ऑफ चार्जेस कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस हमें इस तरीके से दे रखे हैं, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। कई बार आपको Q दे रखा होगा, कई बार आपको N दे रखा होगा, कई बार आपको E दे रखा होगा, तो आपने इस रूल को याद रखना है कि Q इज इक्वल टू एन ई क्या है और कहाँ पे किसकी वैल्यू हमने पुट करके आंसर निकालना है। चल गया पता। अब चलते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं अबाउट द यूनिट, क्योंकि यूनिट ऐसी चीज होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज को ये प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम यूनिट की बात करें, केजी है तो हमें पता चल जाएगा कि वो वेट की बात कर रहा है, मीटर है तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, अगर सेकंड या आर या मिनट्स है तो हमें पता चल जाएगा कि वो टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके भी कुछ यूनिट्स होते हैं जिससे कि हमें यूनिट से पहचान पड़ जाती है कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं करंट की बात करूं जिसको हम I से डिनोट करते हैं बच्चों, इसका यूनिट रहता है एम्पियर। ठीक है, A से इसको डिनोट करते, क्या रहता है इसका यूनिट, एम्पियर रहता है। ठीक है, अब ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, मीन्स की Q है, मीन्स की क्वांटाइजेशन चार्ज है, उसका जो यूनिट रहता है बेटा कूलम रहता है। क्या रहता है, कूलम, डिनोटेड एज अ C। क्लियर बात। और जो T होगा, हमेशा T इस केस में मिनट में नहीं लेते हैं, किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास में क्या करंट का यूनिट बन जाएगा, कूलम पर सेकेंड। जो क्या देख रहे थे हम, एम्पियर पर कूलम किसका रहता है, करंट का रहता है। ठीक है, कि करंट आपके पास में कूलम पर सेकंड, मींस कूलम पर सेकंड किसका यूनिट आ गया, आपका एम्पियर का आ गया। एम्पियर किसको हम किसके साथ उसको लेके चलते हैं, करंट के साथ में लेके चलते हैं। कूलम को किसके साथ लेके चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने, उसका जो चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो एज ए कूलम रहेगा, और टाइम का जो रहेगा एज ए
सेकंड रहेगा। यहां तक सभी को पता पड़ गया कि किस तरीके से हम Q इज इक्वल टू एन ई का क्या मीनिंग है। ठीक है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई भी होता है, क्योंकि कई बार हमारे पास में नेगेटिव चार्जेस आते हैं, कई बार में पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि E की वैल्यू के आगे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खैर इतना नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही आपने याद रखना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ई की वैल्यू ये है और ये हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन चार्जेस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी फिर से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की, क्योंकि इसको भी समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, इसका यूनिट चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, n है, जो कि एक नंबर है, इंटीजर्स है, नंबर ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास में ये भी क्या रहेगा, C रहेगा। ठीक है, तो जब ये C से C कट जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में पड़ेगा कि नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो एक सिंपल सा नंबर होता है, उसका कोई भी यूनिट आपने देखा है कभी 2 का कोई यूनिट है, 3 का कोई यूनिट है, नहीं है। तो ये हमें मैंने क्या करा दिया, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी करा दी कि अगर Q आपके पास में उसका जो यूनिट है C रहेगा, इसका भी C रहेगा, देन कैंसल आउट करके नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं बच्चों आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है आपके चैप्टर में है, और ये 2 चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। लेकिन इससे पहले हमें ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बिना एनर्जी के तो काम होगा नहीं, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपके पास में एनर्जी नहीं है तो हमें क्या पता कि आपके पास में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे अबाउट द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का क्या मीनिंग होता है, एनर्जी आपकी एक वर्क की तरह होती है कि आपने काम कितना करा है, उसी को हम एज ए एनर्जी की तरह लेते हैं। कि हम कहेंगे कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया और कुछ सामान लेके आया, तो वो मेरी एनर्जी थी कि मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ के वो काम करके आया। ठीक है, एनर्जी डिपेंड करती है काम पे, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी रहती है बच्चों, वो आपके वर्क के बराबर ही होती है। क्लियर बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क के बराबर होगी कि उसने काम कितना किया। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसी को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वर्क किसके इक्वल होता है, याद होगा आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर से ही आपको याद होगा कि जो वर्क है आपका वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपने किसी चीज को फोर्स लगाई, उसने कितना काम किया, उस चीज को क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। अगर आप एक खड़ी दीवार को जोर से धक्का लगाई जाओ और वो दीवार हिलेगी नहीं तो काम होगा, नहीं होगा। अब मैंने क्या किया कि एक चेयर उठाई मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, एक चेयर उठाई, फोर्स लगाई चेयर उठाने के लिए, और उस चेयर को उठा के मैंने क्या किया, दूसरे रूम में रख दी। तो वो चेयर ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया एक रूम से दूसरे रूम का, तो वो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और फोर्स जो मैंने उस चेयर को उठाने में लगाई, तो दोनों का होना जरूरी है कि ना तो बिना फोर्स के ना तो बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा ही जा रहे हो लेकिन उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो वर्क नहीं होगा, ये आपको पता होगा। फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये थी सिंपल वर्क की बात, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्क और फोर्स का किस फॉर्म में पढ़ना है, इसी फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो एफ रहती है बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, चाहे वो आपका उसमें हो, सिंपल में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो। ठीक है, अब हमारे पास में जो एफ था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिनोटेड एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी नो अबाउट दैट।
ठीक है, क्या था कि F आपके पास में यहाँ पे आप एक चार्ज Q1 रखोगे और यहाँ पे चार्ज एक Q2 रखोगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको एज ए आर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे तो आर ही लेते हैं बट उस पर इन्वर्सली में 1 आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपके डायरेक्टली में आ जाएगा और जो भी डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली में आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो फोर्स बनती है K क्या लगाया बच्चों मैंने, कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, देन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आपके इस चैप्टर में इतना इसको डिस्कस नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कि आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, मेन आपने क्या देखना है, टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बट आपको ये चीज का पता होना जरूरी है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता है। बात समझ में आ गई यहां तक कि वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता है। ठीक है, इसी को हम आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, एनर्जी को डिनोट करते हैं हम U से। ठीक है, U इज इक्वल टू आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहां तक पता चला आपको। किसी भी एनर्जी का यूनिट क्या रहता है, जूल। क्या रहता है, जूल रहता है, आपको याद होगा ये भी। ठीक है, क्या रहता है यूनिट, जूल रहता है। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड एज ए V। ठीक है, V से इसको डिनोट करते हैं और इसका रिजल्ट क्या रहता है बच्चों, देखिए आपने वर्क पढ़ा। ठीक है, वर्क पहले आपने फोर्स पढ़ी थी, जब आपका 9th का चैप्टर था फोर्स पढ़ी थी कि फोर्स लगी और क्या होती है फोर्स। ठीक है, अपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्सेस, जो भी था पढ़ा आपने। ठीक है, न्यूटन के जो 3rd लॉ थे। उसके बाद वर्क डिस्कस किया कि फोर्स होगा और डिस्टेंस होगा देन वर्क होगा। ठीक है, एनर्जी मीन्स एनर्जी। ठीक है, अब आती थी पावर। पावर को आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था पावर। पावर क्या रहता है बच्चों, सिंपल सा पावर क्या होता है कि वर्क बाय टाइम होता है, कि कितने टाइम में आप कितना काम करते हो, कितने टाइम में आप कितना काम करते हो, वो क्या रहता है, पावर। ठीक है, उसी की फॉर्म का इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि आपका टोटल काम कितना मीन्स कि U एंड ओवर T। क्या लिख लेंगे इसको, U ओवर T। T क्या है आपके पास पे, टाइम है, सॉरी T नहीं, टोटल चार्जेस। इसमें आता है टोटल चार्जेस, उसमें आता था T, इसमें आता है टोटल चार्जेस। ठीक है, टोटल चार्जेस क्या रहेगा, रूल आपने याद रखना है कि V इज इक्वल टू U बाय Q। U बाय Q, वेयर U क्या था, आपका पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, और ये Q जो था ये आपका टोटल चार्ज था। बात समझ में पड़ गई। अब आप इसके यूनिट भी बना सकते हो कि V आपके पास में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, किसका यूनिट क्या था, जूल था, और आपके पास में चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलम रहता है। तो ये V का यूनिट बन जाएगा जूल पर कूलम, जो कि किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, पोटेंशियल का जो यूनिट रहेगा बच्चों, उसका यूनिट रहेगा वोल्ट, याद रखिएगा, और उसको हम कैपिटल V से ही डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, कि जूल आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर कूलम ही आएगा यहाँ पे। हाँ जी, तो आपके पास में इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों, वोल्ट रहेगा। क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी बच्चों। ठीक है, फिर से एक छोटी सी आपको रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा आपका करंट जो कि Q/T था, फिर हमने सीखा कि वर्क डन आपका फोर्स S इज इक्वल टू होता है जो कि U के बराबर होता है, फिर हमने सीखा कि पोटेंशियल आपका U बाय टोटल चार्जेस आ जाता है, ये टेस्ट चार्ज भी इसको हम कहते हैं। यहाँ तक अगर बात पता चल गई है तो अब हम इसको आगे चलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, कुछ सिंबल्स आपके दे रखे यहाँ पे, आपकी बुक में है ये। ठीक है, आपको करना क्या होता है इन सिंबल्स का, इन सिंबल का देखिए बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी अगर अभी खैर इसमें तो आपकी इतनी ज़रूरत नहीं, अगर कहीं पे भी सर्किट वगैरह कुछ बन रखा है तो आपको उसकी पहचान कराने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या करेगा हमारे पास में,
सेल क्या करेगा, सेल ये आ गया, ठीक है। इसका जो यूनिट मीन्स कि इसको जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो ये दे रखा है। इसमें जो लंबी वाली जो लाइन होती है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो स्मॉल होती है वो हमारे पास में नेगेटिव सेल होता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन में कैसा है कि एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से, ये बैटरी नंबर 1, ये बैटरी नंबर 2, ये बैटरी नंबर 3, ठीक है। अब आ जाता है कि प्लग की, मतलब कि आपका सर्किट ओपन है या क्लोज है। अगर आपका सर्किट ओपन रहेगा बच्चों तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपका जो सर्किट क्लोज होगा तभी करंट आपका क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये ओपन का है और ये क्लोज का है, ठीक है। अगर हम किसी सर्किट के साथ में कोई वायर को लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसके साथ में, तो उसको इस सिंबल से हम मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर आपको वो क्या करना है कि ज्वाइन नहीं करानी है बट क्रॉस करानी है एक तार से दूसरी तार की तरफ, तो उसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इस तरीके की फॉर्म अगर बनी होगी तो वो क्या रहती है बच्चों, बल्ब बनी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका कि रेजिस्टेंस कैसे हम करते हैं, कि रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को किस तरीके से लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं रेजिस्टेंस से। अब आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी मीनिंग समझाऊंगी आपको जब हम रेजिस्टेंस पे आएंगे। पहले आप इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिएगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं और रियोस्टेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास में एमीटर। एमीटर का ये सिंबल रहता है बच्चों, ठीक है, और वोल्ट मीटर का ये सिंबल रहता है। एक तरफ आपका प्लस का रहेगा, एक तरफ आपका माइनस का रहेगा, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगला आपका टॉपिक रहता है, ठीक है, आपको पता होगा, वो हम डिस्कस अभी करेंगे, ठीक। तो बच्चों बात हम करेंगे आपकी, ये डायग्राम आपको देख के कुछ याद आ गया होगा, किसकी बात हम करने लगे हैं अभी, हम बात करने लगे हैं आपकी ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की, ठीक है। ओम्स लॉ की बात करने लगे हैं कि जिसका रिलेशन क्या रहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है बच्चों, I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता चलेगा वैसे वैसे करंट हमारा बढ़ता चलेगा। अगर पोटेंशियल घटता चलेगा देन करंट भी घटता चलेगा। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। चल गया पता। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटानी है हमें, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं लिख दूंगी R। R क्या है यहाँ पे बच्चों, एक रेजिस्टेंस है, क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। अब हम बात को समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, अगर मैं आगे की तरफ जाना चाह रही हूँ, ठीक है, मुझे आगे जाना है, मुझे किसी चीज़ को टच करना है, लेकिन कोई है जो मुझे पीछे से खींच रहा है या आगे से धक्का दे रहा है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हें वहाँ तक मैं नहीं जाने दूंगा, तो वो क्या रहेगा बच्चों, आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो आपके अपोज में काम करेगा, जो करंट को अपोज करेगा, करंट को आगे नहीं जाने देगा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा हमारे करंट के अपोज में काम करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही सीखने योग्य बात है ये कि एयर रेजिस्टेंस क्या रहता है। देखिए, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हो, ठीक है, छत से आपने क्या किया, किसी भी कागज को नीचे फेंक दिया। अब क्या करेगा वो कागज क्या करेगा, ठीक है, कागज क्या करेगा, ऐसे जाएगा, धीरे 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 करके नीचे गिर जाएगा। कई बार क्या होगा कि वो उठ के पता नहीं कहाँ का कहाँ चल जाएगा, ठीक है। मतलब कि उस कागज के मोशन को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस डिस्टर्ब कर रहा है। कि एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसकी गति को इधर जाने देगा, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कुछ भी करके उसको जहाँ पे उसको जाना वहाँ पे जाने नहीं देगा। तो वो क्या रहता है बच्चों, एयर रेजिस्टेंस रहता है। तेज हवाएं, कम तेज हवाएं, वो सारी क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा किसी भी कार्य के अपोज में काम करता है, अपोजिट काम करता है, किसी भी काम को होने नहीं देता। मतलब बैड है, अगर हम बात करें तो बुरी चीज़ है कि करंट को आगे अच्छे से नहीं जाने देता है, उसको रोकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक इसका रिलेशन चल गया पता कि ये रहता है हमारा रेजिस्टेंस, ये वो। अब हम बात करेंगे आपकी क्या, यूनिट की, क्योंकि यूनिट की बात साथ साथ में करना बहुत ज़रूरी है।
अब आपको पता होगा कि V इज इक्वल टू आर आई था, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल था। इसका यूनिट क्या बताया था बच्चों? वोल्ट बताया था। आर का तो अभी हम डिस्कस करेंगे। आई का क्या बताया था? एम्पियर बताया था, जिसको हम ए से डिनोट करते थे। क्लियर बात? ठीक है। अब हमारे पास में जो आर आएगा उसका यूनिट कैसे बनेगा? वो बन जाएगा वोल्ट, एम्पियर नीचे आ जाएगा, एम्पियर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, ये यूनिट बना इसका। ठीक है, लेकिन ये किसके इक्वल होता है? एक चीज में बताना है, तो उसका रहता है ओम। क्या रहता है? रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहता है उसको हम लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं बच्चों? ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? ओम रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस भी आपने डिस्कस कर लिया। देखिए ये चीज छोटी है, अभी जो आप 10th क्लास में जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं मैं उसके हिसाब से करवा रही हूँ। अगर 12th क्लास की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा दे रखा है। खैर आपके काम का भी नहीं है वो, अगर आपको साइंस नहीं रखनी है तो अभी के लिए आपको यही चीज़ समझना जरूरी है कि वी क्या है, आर क्या है, आई क्या है। क्लियर? उसके यूनिट क्या है, मेन फोकस करना है यूनिट के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी थोड़ी सी और आगे की। देखिए बच्चों, अब मैंने बात करी है आपके रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस रहता है जो करंट को रोकता है। ठीक है, हमारे पास में 3 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और चीज़ डिस्कस करेंगे। 3 मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े होने हैं केमिस्ट्री में भी। आपका आता है कंडक्टर, कंडक्टर आता है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है इंसुलेटर। आपके इस केस में मेरे ख्याल से 2 ही होंगे, तो 2 ही हम डिस्कस करेंगे, तीसरा हमें करने की जरूरत है। चलिए कर भी लिए, बता ही देती हूँ। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा मटेरियल रहता है जिसके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे से काम करती है। बहुत ही अच्छा मटेरियल रहता है वो, उसके अंदर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, कहीं पे भी जाके वो रुकेगी नहीं। ठीक है, क्या रहता है ये? गुड रहता है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। की इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का अच्छा एक सोर्स होता है, अच्छा एक मटेरियल होता है, उसका नाम क्या रहता है? कंडक्टर। ठीक है, जैसे हमारी सॉलिड्स काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने उसको क्या किया कि क्लासीफाई कर दिया इन 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज में, जिसमें आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर ये सब आते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या करता है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सोर्स होता है, कि जिसके अंदर अच्छे से मतलब जिस मटीरियल के अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से चलेगी उसको हम क्या कहते हैं? नोन एज कंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कंडक्टर रहता है बच्चों, इसके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छी रहती है, मैंने भी बताया। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो रहता है। क्या रहता है? बहुत कम होता है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कंडक्टर अच्छा है। तो इसके अंदर क्या अच्छा है? कंडक्टिविटी अच्छी है। किसी चीज को कंडक्ट करना, उस चीज को कंडक्टिविटी कहेंगे कि कंडक्टिविटी अच्छी है। और क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? इसके अंदर हाई है, और रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? लो रहेगी। रेजिस्टिविटी भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो आपको मैं बता रही हूँ आप उसको समझ लोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, कि रेजिस्टेंस वेरी लो, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा है। और कंडक्टिविटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? लो रहेगी। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर बिल्कुल उल्टा है कंडक्टर से। बैड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड मटेरियल। ठीक है, फॉर द एग्जांपल वुड, लकड़ी ले लो आप, लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का है, कुछ भी सॉलिड चीज आप ले लोगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाती है? इंसुलेटर आ जाएगी। कि इंसुलेटर क्या रहता है? बैड रहता है। बैड एक मटेरियल होता है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसके अंदर जो बेटा आपकी रेजिस्टिविटी होगी, इसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है। तो इंसुलेटर तो करंट को बहुत अच्छे से रोक रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। कंडक्टिविटी क्या रहेगी? इसके अंदर कंडक्टिविटी क्या रहेगी? लो रहेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? हाई ही रहेगा इन द केस ऑफ द इंसुलेटर। तो ये 2 चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने ये सीखना है कि किसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी रहती है और रेजिस्टिविटी कैसी रहती है। ठीक है बच्चों? ठीक, चले थोड़ा सा आगे। अब हमने थोड़ा सा और चीज को सीखना है। ठीक है, ये आपको अगर पता चल गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो आपके पास में बच्चों मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं आपकी बुक में दे रखा है, ये जो मैं लाइन लिख रही हूँ,
मेटल एंड अलॉयज क्या होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एंड दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, बहुत ही कम होती है। जिसकी रेंज कितनी रहती है, आपको रेंज याद रखनी है बच्चों, रेंज कितनी याद रहती है, रेंज कितनी रहती है आपकी मेटल एंड अलॉय की रेजिस्टिविटी के अंदर, वो होगी 10⁸ ओहम मीटर टू 10⁻⁻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 ⁻
एसिड से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक रहती है। किस में बच्चों? आपके कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर है ये? मेटल एंड अलॉय किसकी फॉर्म है? आपकी कंडक्टर की फॉर्म है। और ये किसकी वैल्यू मैंने बताई है आपको? रेजिस्टिविटी की। किसकी बताई है? रेजिस्टिविटी की जो रेंज है वो आपकी इसके अंदर, इन कंडक्टर के अंदर 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक रहती है। ठीक है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर, अभी हमने इंसुलेटर का सीखा ना कि उसमें अंदर रेजिस्टिविटी क्या रहती है? बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो क्या है? बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर लाइक रबड़, गिलास, रबर ले सकते हो आप, ठीक है, एंड ग्लास ले सकते हो। इसके अंदर आपकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? रेजिस्टिविटी हाई रहेगी। और उसकी रेंज कितनी होगी वो भी आपको जानना जरूरी है। उसकी रेंज कितनी होगी? 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक रहती है। क्या रहती है? रेजिस्टिविटी इन द केस ऑफ द मेटल अलॉय ये, और इंसुलेटर की ये रहती है रेजिस्टिविटी। ठीक है। अभी हम ये सीखेंगे कि अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है। थोड़ा टॉपिक आगे और पीछे हो गए तो इतना आप अरेंज तो मैनेज तो कर ही लोगे। तो यहाँ तक अगर पता चला है तो हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ठीक है। हमने क्या सीखा बच्चों? अभी तक फिलहाल हमने ये सीखा कि आपका V = IR रहता है। ठीक है। R आपका क्या रहता है? एज ए रेजिस्टेंस रहता है। ये हमें पता चल गया। अब आगे मूव करते हैं। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? रेजिस्टिविटी का क्या तरीका है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मीन्स की एरिया के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। जिसका जितना एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करके लिखेंगे तो L/A बन जाएगा। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो ये बन जाएगा रो L एंड A। क्या बन गया हमारे पास में रिजल्ट? R रो L A। ठीक है। ये बच्चों क्या है? आपके पास में रेजिस्टेंस है। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि रेजिस्टेंस रहता है जिसका यूनिट ओम रहता है। ठीक है। और ये हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको हम देखेंगे अभी। ये रहती है लेंथ रहती है। ठीक है। इसका यूनिट आपका मीटर हो सकता है, मीटर ही रहता है। और आपके नीचे यहाँ पे जो आपके ए दे रखा है दैट इज योर एरिया। एरिया दे रखा है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है। एक से मीटर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1 मीटर। तो अब आपके पास में क्या करोगे? अब इसको रफ लिया। ओम मीटर इज इक्वल टू रो। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? रो। क्या पढ़ेंगे? रो हो। ठीक है। अब हमारे पास में ओम मीटर इज इक्वल टू रो, तो ये क्या बन जाती है? जो ये रो होती है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो है इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी। आपने देखा होगा कि पीछे जो हमने रेंज बताई थी उसके पीछे मैंने लिखा था ओम मीटर। ओम मीटर, तो ये ओम मीटर किसका यूनिट रहता है? रो का। और रो क्या रहती है? रेजिस्टिविटी रहती है। अगर आपसे बाय चांस पूछा जाए कि क्या है रेजिस्टिविटी, फाइंड आउट करिए, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दीजिए, तो अगर बच्चों आप ये 3-4 लाइनें लिख दोगे तो गारंटी है कि आपका एक भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द मटेरियल। जब उसको कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा। जब उसकी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे देन रो इज इक्वल टू L/एरिया। एंड जब हमने यहाँ से निकाल के देखा तो रो आपके पास में बन जाती है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, R × A ओवर L इज इक्वल टू रो। एंड ये रो जो रहेगी आपके पास में क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है? वो है ये रो। क्लियर? चल गया पता? ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया वो यही सब सारी चीजें थी कि इलेक्ट्रिक आपके रेजिस्टिविटी किस तरीके से कैसे कैसे काम
करती है। ठीक, चले आगे। अब ये कुछ मटेरियल सामने रखे हैं यहाँ पे, ये भी आपकी बुक से ही मैंने लिया है। ओके, ये देखिए, सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में आ गया आपका सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है बच्चों, इसकी रेजिस्टिविटी है यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास में ये जो अलॉयज आ गए हैं, मेटल्स आ गए, ये भी क्या है, इसकी भी रेजिस्टिविटी की रेंज हमने डिस्कस की थी कि इतनी होती है और लो रहती है रेजिस्टिविटी। और रहा लास्ट में इंसुलेटर रहा, तो इंसुलेटर की भी आपकी ने यहाँ तक देख सकते हो। देखिए रेंज का कैसे पता करते हैं हम, रेंज का हम ऐसे पता करते हैं कि मिनिमम कहाँ से और मैक्सिमम कहाँ पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने रबर और ग्लास की बात करी थी, तो ये देखिए 10⁻12 से लेके 10⁻17 तक जा रही है उसकी रेंज। ठीक है, तो आप इतना उसको लिख सकते हो कि यहाँ तक उसकी रेंज जा रही है। तो ये कुछ वैल्यूज अगर आपको आती हैं पेपर में तो आप उसको याद कर लीजिए, नहीं आती है तो फिर रहने दीजिए, बट थोड़ा मेन जो रेंज है वो याद करना जरूरी है, वो मैंने अभी बता दिया आपको। जो नेक्स्ट देखेंगे हम आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज में। रेजिस्टर हमने किस में कनेक्ट कर दिए हैं, अब सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। आपके इसके रिलेटेड बहुत से जो है न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में एक डायग्राम दे रखा है, तो हमने पीछे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारी क्या रहती थी बच्चों, की रहती थी। की क्या है, क्लोज है, मतलब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन है किसका, बैटरी ऑफ सेल का। पढ़ा था आपने कि सेल का जो कॉम्बिनेशन था, ये हमारा क्या बता रहा है, एमीटर बता रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। और यहाँ पे क्या है, आपके रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस में उसको बताया गया है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहता है बच्चों, ये रिजल्ट होता है। अगर मैं बात करूं तो वोल्ट इज इक्वल टू V1 एंड V2 एंड V3। इसमें हम किसको देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल को देखते हैं। किसको देखते हैं, पोटेंशियल को देखते हैं। वी नो अबाउट द V इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, IR के। लिख दीजिए IR1 IR2 IR3। ठीक है, I को कॉमन ले लीजिए, पहले IR यहाँ पे लिख लेते हैं और दूसरी तरफ वाला कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में R1 R2 एंड R3 ये रहेगा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपके पास में क्या रहता है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस रहता है। किसी भी चीज़ का आपको 1 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं या फिर 4 दे रखे हैं, सभी का आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है बच्चों, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल के अंदर। तो सीरीज के अंदर क्या रहता है, जो करंट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। करंट क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली एक ही करंट होगा जो सारे सर्किट में घूमेगा, वो सेपरेट में अलग अलग से नहीं आएगा। इसकी वजह से अब करंट का जो लिंक रहेगा वो पोटेंशियल के साथ होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि V इज इक्वल टू V1 V2 V3। ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा कंडक्ट होता है रेजिस्टेंस का वो ये होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इन द सीरीज के कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट रहेगा वो आपका कॉमन एक ही होगा जो सारे रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो करंट देखोगे ये आपका बना यहाँ से गया, यहाँ से गया, जैसे बैटरी से निकला यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे बेशक चला गया, लेकिन कॉम्बिनेशन वो उसी का पार्ट है, उसी का ही पार्ट। उसको वोल्ट मीटर पे लगा दिया कि ताकि और उसका फ्लो अच्छा हो जाए। तो ये गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो आपने ये याद रखना है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या रहेगा आपके पास में, इक्वलेंट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस होता है। बात चल गई पता, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि पैरेलल के केस में कैसा रहेगा। देखिए पैरेलल के केस में मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारा जो करंट होगा वो सभी में अलग अलग में फ्लो करेगा। जैसे R1 पे अलग, R2 पे अलग, R3 पे अलग। तो उसका रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, उसको हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू टोटल करंट I1 I2, ठीक है, प्लस I3। ठीक, अच्छा V इज इक्वल टू IR रहता है, हमें तो पता चल ही चुका। देन V ओवर R आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक, आप क्या लिखेंगे इसको, V एंड R। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए V ओवर R1, V ओवर R2, V ओवर R3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, V निकाल लीजिए। 1/R मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी आप बाहर निकाल लीजिए। 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3।
V से V क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में पैरेलल का क्या रिजल्ट बना है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2 एंड 1/r3। तो ये कब केस में आएगा, जब हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होंगे इन पैरेलल होंगे। तो दोनों में कंपैरिजन आपने क्या कंक्लूड किया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें आपका करंट कॉमन था, और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसमें आपका पोटेंशियल कॉमन था, वोल्ट कॉमन था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा फॉर सीरीज के लिए, फॉर पैरेलल के लिए, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, आपका पोटेंशियल कॉमन रहेगा और सीरीज के कॉम्बिनेशन में आपका करंट कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कब, जब आपका कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में है, पैरेलल की फॉर्म में है। चल गया बच्चों पता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पावर का मैंने शुरू में बता दिया था, फिर से बता दूंगी। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर डिनोटेड एज ए P। पावर जो सिंपल मैंने आपको पहले बताई थी कि वो मैंने उसमें बता दी थी, वैसा नहीं था। P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यही होता है पावर का रूल। ठीक है, पता है आपको पावर P इज इक्वल टू जो भी था। अब हमारे पास में इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी यही रूल रहेगा। क्या रहेगा, P इज इक्वल टू W/T। फर्क कितना होगा कि W आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चलेगा और T तो एज ए टाइम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने पीछे एक रिजल्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q पढ़ा था। ठीक है, देन V इंटू Q इज इक्वल टू W। तो हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देन P इज इक्वल टू V इंटू Q एंड बाय T, एंड Q/T किसके इक्वल था, I के इक्वल था। याद आया आपको, जो शुरू में हमने करंट पढ़ रखा था। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, I R के बराबर रहता है, आपको याद होगा तो R के बराबर होता था, एंड इनटू I आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल P इज इक्वल टू R² इंटू R। इसको आप देखिए, पावर को आप वोल्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, पावर को आप करंट की फॉर्म में लिख सकते हो, पावर को आप रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको रूल में या आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास में करंट गिवन है, पावर गिवन है, देन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। अगर आपकी रिलेशन का अच्छे से क्लैरिटी है तो आप डायरेक्ट उसका रूल निकाल के उसको आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई कि P इज इक्वल टू I R। अब इसी को भी अगर मुझे V में कन्वर्ट करना है, सपोज करिए कि मुझे V में लिखना है, तो V वाला तो पहले से बन रखा है, तो यहीं पे अगर मुझे R का पुट करना है तो बस आपको वही 2-4 रिलेशन याद रखनी है कि V इज इक्वल टू I R, देन ओके, तो V I बन जाएगा, इधर P इज इक्वल टू I², तो V I बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन I भी फिर से आ जाएगा। तो आपने याद क्या रखना है बच्चों कि पावर इज इक्वल टू आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला रिलेशन लगा के फिर आंसर को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी यूनिट की। यूनिट पे तो चर्चा करना जरूरी है कि वर्क बाय टाइम आ गया, देन जूल पर सेकेंड हो गया। ठीक है, जूल पर सेकंड हो गया, लेकिन हमें अगर उसमें निकालना है तो V/Q में, देन P इज इक्वल टू V/Q/T। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू V एज ए, उसका पोटेंशियल का यूनिट एज ए वोल्ट रहता है, ये मैंने वोल्ट लिख दिया। ठीक है, इनटू Q आपका एज ए कूलम है और ये पर सेकेंड है। ठीक है, तो ओवरऑल जो उसका यूनिट आता है वो आता है वाट आता है, क्या होता है, WA+T। ठीक है, बट अगर आपको रिलेशन का अच्छे से याद है तो आप किसी भी चीज को आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली आपको यूनिट पे अच्छे से काम करना है कि किसका यूनिट किसके बराबर रहता है। ठीक है, फिर आपसे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं आपका जूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, जूल, आई थिंक जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको पीछे का समझ में आ गया तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें रहता है H इज इक्वल टू I² इंटू R एंड T। ठीक है, I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है, T एज ए क्या है, टाइम है। तो ये चीज का ध्यान रखना,
एंड इसका जो एसआई यूनिट रहता है, क्या रहता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हीट एनर्जी का क्या रहता है, एनर्जी पीछे आ जाएगा, हीट एनर्जी, ये क्या है, एक तरह से हीट एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या रहता है, जूल ही रहता है, तो आपने इसको जूल ही लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का जो सेशन था आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा दूं। इसके आगे हमने क्या करना है, आपके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम आपके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। एक वन शॉट आपका न्यूमेरिकल का भी लेके आएंगे ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही इस चैप्टर से के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे और पढ़ाई में आपकी हेल्प होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।